हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ नर्सिंग कैरियर लाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ईसीजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी ईसीजी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ईसीजी के पेपर के बाद। ईसीजी पेपर, इससे पहले हमने जो 2 क्लास अपनी हुई थी वो हुई थी ईसीजी के बारे में इंट्रोडक्शन। जिस किसी ने नहीं देखी है वो पहली दूसरी क्लास देख ले, तभी आपको नेक्स्ट क्लास ये समझ में आएगी। ईसीजी का इंट्रोडक्शन था जिसमें, और उसमें आपको देखने के लिए ये मिला कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू आर एस एस टी वेव किस प्रकार से क्या रिप्रेजेंट कर रही है और कैसे देखने के लिए हमें मिलती है। अब आज जो डिस्कस करेंगे वो ये कि हम रीड कैसे करें, कैसे रीड करें एक ईसीजी पेपर पर। ईसीजी पेपर पर कैसे पढ़ा जाए ये हमें देखना है आज। ये पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। लेकिन ईसीजी पेपर में पढ़ने के लिए सबसे पहले ईसीजी पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ईसीजी पेपर पर ईसीजी पढ़ने के लिए हमें ईसीजी पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ईसीजी पेपर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ईसीजी पेपर में मैं आपको 3-4 पॉइंट ऐसे बताता हूं जो आपको ईसीजी पेपर को पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे पहला पॉइंट, ईसीजी पेपर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी, थिन लाइन एंड थिक लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और टू थिक लाइन के बीच में जो टू थिन लाइन है, थिन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm का होता है। 1 मिलीवोल्ट का डिस्टेंस, मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है। फोर्थ वन, दो थिक लाइन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रहेगा 5 mm का। कितना रहेगा? 5 mm का। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये डिनोट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये ईसीजी पेपर है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ईसीजी पेपर है। 1 2 3 4 5 ये आपका ईसीजी पेपर है। इसमें 2 प्रकार की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही वर्टिकल लाइन, और थिक लाइन, ये रही थिन लाइन, ये रही थिक लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये लाइन है इधर वाली, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और एक जो स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स, ये लार्ज बॉक्स, और एक ये स्मॉल बॉक्स, ये एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू होता है 0.1 मिलीवोल्ट। एम्पलीट्यूड में स्मॉल बॉक्स 0.1 मिलीवोल्ट। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी आपको, ये रिप्रेजेंट करती है ड्यूरेशन को। ठीक है, अब आपको मैं इसको ईसीजी पेपर पे लेके जाके आपको बताता हूं। जैसे पहला पॉइंट है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये रही ईसीजी, आपकी ईसीजी। इसको मैं जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं। देखो, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से ऐसे ऐसे, और ये रही वर्टिकल लाइन, ये थिक लाइन, इसको मैं सेक्शन लेता हूँ, इसका सेक्शन लेके बताता हूँ। ये रहा इसका सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन है उस ईसीजी पेपर का, एक सेक्शन है ये। तो ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, और ये रही वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन है इधर वाली, ये ऐसे चल रही है, ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, एम्पलीट्यूड को। और एक स्मॉल बॉक्स, यानी कि माना कि यहाँ पे चीज एक स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स एवरी फोर्थ स्मॉल एवरी फिफ्थ लाइन इज थिक लाइन। जैसे ये आपकी फर्स्ट थिन लाइन, सेकंड थिन लाइन, फोर्थ थिन लाइन, थर्ड थिन लाइन, ये होगी फोर्थ थिन लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये फिफ्थ एवरी फिफ्थ लाइन इज थिक लाइन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं 7 नंबर पे, एवरी फिफ्थ लाइन इज थिक लाइन, ठीक है। तो ये रही एवरी फिफ्थ लाइन इज थिक लाइन। ये ड्यूरेशन को, ये ड्यूरेशन, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपकी एवरी थिक लाइन। और ये लार्ज बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स, दो स्मॉल बॉक्स, तीन स्मॉल बॉक्स, 4 5। तो एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्स हो गए? 5। ये एक लार्ज बॉक्स है, इसमें एक स्मॉल बॉक्स, दो स्मॉल बॉक्स, 3 4 5 स्मॉल बॉक्स है। ये स्पीड की अगर बात करें, स्पीड की अगर, ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं, जैसे आपकी ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये आपको ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ईसीजी पेपर में आपने एक चीज देखी होगी, ये रहा आपका ईसीजी पेपर, ये रही। आप जब भी ईसीजी पेपर कभी किसी भी हॉस्पिटल में या कभी भी आपको देखने के लिए मिले, या मिला होगा, देखा होगा, उसमें ये चीज आप नोट करना, ये चीज नोट की होगी या कि प्रत्येक ईसीजी पेपर के बीच पेपर में ये लिखा हुआ होता है स्पीड ऑफ ईसीजी, स्पीड ऑफ ईसीजी कितनी होती है? 25 मिलीमीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर तो ईसीजी पेपर की स्पीड है वो 25 मिलीमीटर है। और आपको एक चीज मैं बताऊं, जो एक स्मॉल बॉक्स है ना आपका, ये एक स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर का होता है, ये 1 मिलीमीटर का, ये 1 2 हो गया, 3 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो 1 स्मॉल बॉक्स, तो आपका 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? और 1 लार्ज बॉक्स, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 लार्ज बॉक्स इक्वल टू 5 mm, ये हो गया लार्ज बॉक्स। ये आपका स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो ये एक लार्ज बॉक्स हो गया ना। ये इस लार्ज बॉक्स में कितना है? लार्ज बॉक्स कितने मिलीमीटर का हो गया? 5 मिलीमीटर का, ठीक है। ये स्पीड है। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, एक सेकंड के अंदर, अब इस बॉक्स को लेके चले, इधर लेके चलते, तो एक सेकंड के अंदर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 25 स्मॉल बॉक्स, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? क्यों? क्योंकि ए मेरे को पता है कि 1 mm बराबर एक बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स बराबर 1 mm है। तो क्या 25 mm इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो एक सेकंड के अंदर, जैसे मैं लिख देता हूं, ये हो गया 25 mm इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्स, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्या इस 25 mm को मैं
ये रहा 25 mm, तो इसको मैं 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो ये लिख सकता हूँ 1 सेकेंड इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो 25 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 सेकेंड। तो एक स्मॉल बॉक्स कितना समय लगेगा 1/25 इज इक्वल टू 0.04 सेकंड लगते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ये एक स्मॉल बॉक्स है, ये एक स्मॉल बॉक्स की स्पीड क्या होगी 0.04। उसी प्रकार कोई आपसे पूछे कि एक लार्ज बॉक्स की स्पीड क्या होगी, इस लार्ज बॉक्स की स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है कि 1 सेकंड बराबर 25 मिलीमीटर इसकी स्पीड है। तो एक लार्ज बॉक्स में एक लार्ज बॉक्स में क्या 5 स्मॉल बॉक्स है कि नहीं है, 5 स्मॉल बॉक्स है। जैसा कि ये रहा एक स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 4 5। तो एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स है 5 स्मॉल बॉक्स। नेक्स्ट एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स आ गए। तो 25 स्मॉल बॉक्स में क्या 5 लार्ज बॉक्स आए कि नहीं आए। ठीक है, तो 1 सेकेंड को मैं इसको लिख सकता हूं क्या 1 सेकेंड इक्वल टू 5 लार्ज बॉक्स। तो 1 लार्ज बॉक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/5। तो ये हो गया 0.2 सेकेंड। इस लार्ज बॉक्स की स्पीड है 0.2 सेकेंड। ये हम ईसीजी पेपर को रीड करने के लिए ईसीजी पेपर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें ईसीजी पेपर के बारे में कुछ ऐसे नॉलेज होनी जरूरी है जिस कारण हमें ईसीजी पेपर को या ईसीजी को रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम ईसीजी पेपर के कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल लाइन है वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, थिन लाइन है और थिक लाइन इसके अंदर रिप्रेजेंट है। दो थिन लाइन के बीच में डिस्टेंस 1 mm है, इसको बोलते हैं 1 स्मॉल बॉक्स। इसको 1 स्मॉल बॉक्स भी बोल सकते हैं। और 2 थिक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 mm होती है, इसको 1 लार्ज बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी 5th लाइन थिक लाइन है हमने देखी। और स्पीड ईसीजी की स्पीड के बारे में हमने बात की, तो ये इसकी स्पीड है। इस प्रकार कई प्रकार की स्ट्रिप्स होती है इसकी, जैसे जैसे कि एक होती है 6 सेकेंड स्ट्रिप, 6 सेकेंड स्ट्रिप होती है ईसीजी की। इसके अंदर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में, इस एक 6 सेकेंड स्ट्रिप के अंदर कितने लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स कितने हैं और स्मॉल बॉक्स कितने हैं। तो ईसीजी पेपर के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हो। तो लार्ज बॉक्स अगर बात करें, हमें पता है कि एक ईसीजी पेपर की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। और स्मॉल बॉक्स की अगर बात करें 6 सेकेंड की स्ट्रिप है ये, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होता है 1 सेकेंड इक्वल टू 25 सेकेंड, 25 मिलीमीटर या 25 स्मॉल बॉक्स एक ही बात है। ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको 1 सेकेंड के अंदर। तो 6 सेकेंड के अंदर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा 6 इंटू 25। तो ये हो गया 150। ये हो गया 150 स्मॉल बॉक्स। तो 6 सेकेंड स्ट्रिप के अंदर 150 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो लार्ज बॉक्स, तो ये लार्ज बॉक्स होगी। हम इसको इंटू करेंगे 6 से, तो हमें पता है कि 1 सेकेंड के अंदर 5 लार्ज बॉक्स होते हैं। तो 25 के अंदर सॉरी 6 सेकेंड स्ट्रिप के अंदर कितना हो गया 30। तो ये हो गया 30 लार्ज बॉक्स। क्या हम लार्ज बॉक्स
हमें ये पता है कि एक लार्ज बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एक स्मॉल बॉक्स बराबर कितने होते हैं? बस निकाल सकते हैं। कैसे? एक स्मॉल बॉक्स बराबर 1/5, तो 1 स्मॉल बॉक्स बराबर 0.2 लार्ज बॉक्स होते हैं। ये भी आप नोट कर लेना। तो ये हमने डिस्कस किया कि ईसीजी पेपर के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए, उसको देखा कि किस प्रकार से क्या क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ईसीजी पेपर को देख के, कैसे एक ईसीजी पेपर को देख के हम इस क्लाइंट की हार्ट रेट को कैसे रिकॉर्ड करें, या कैसे हम हार्ट रेट निकाल सकते हैं उसकी। तो ये हम देखेंगे। इसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बताऊं। किसी क्लाइंट है, उस क्लाइंट की ईसीजी को देख के उसकी हार्ट रेट निकालने का तरीका ये है। पहला फॉर्मूला इसका ये होता है, ईसीजी को देख के किसी क्लाइंट की हार्ट रेट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हार्ट रेट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पहला फॉर्मूला उसका ये है कि आप लार्ज बॉक्स को काउंट करके निकाल सकते हो। कैसे? 300 अपॉन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। मैं बताऊंगा इसको एग्जांपल के तौर पर। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा क्या फॉर्मूला है इसका? दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल बॉक्स से कैसे निकाले। तो वो है 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। 2 आर वेव के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स है, उससे निकालेंगे हम। अगर कोई 6 सेकंड स्ट्रिप है, 6 सेकंड ईसीजी स्ट्रिप है, उसमें हार्ट रेट कैसे निकाले? उसका फॉर्मूला ये है कि 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ आर वेव। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हार्ट रेट इन 6 सेकंड स्ट्रिप के अंदर। कोई एट्रियम की रेट पूछ ले आपको, एट्रियम की, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पी वेव। अगर वेंट्रिकल की पूछे तो यही वेंट्रिकल की भी 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ आर वेव। ये आप नोट कर लेना, टोटल नंबर ऑफ आर वेव। ठीक है। अब कैसे निकाले, ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे निकाले, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ईसीजी पेपर पर। ये रहा, ये एक 6 सेकंड स्ट्रिप है, 6 सेकंड स्ट्रिप है। इसको देख के आपको निकालना है कि इसकी हार्ट रेट कितनी है। तो हमने देखा कि हार्ट रेट निकालने का 6 सेकंड स्ट्रिप का फॉर्मूला है कि 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ आर वेव। तो यहाँ पे आर वेव कितनी है, ये 10 इंटू आर वेव कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आर वेव, इसका मतलब इसकी हार्ट रेट हुई 70। ठीक है। उसी प्रकार हम लार्ज बॉक्स या स्मॉल बॉक्स को लेकर चलते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले लेके चलते हैं स्मॉल बॉक्स को लेके चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था 1500 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। 2 आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स कितने हैं। तो ये हो गया स्मॉल बॉक्स। आपका मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया स्मॉल बॉक्स। ठीक है, स्मॉल बॉक्स
टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स लिखना है तो हमें बताइए ये एक लार्ज बॉक्स है, इस एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं। तो 5 इसमें 10 15 20 25, 25 तो ये हो गए, 25 स्मॉल बॉक्स तो ये हो गए। लेकिन हमें एक चीज देखी कि एक स्मॉल बॉक्स ये रहा इधर और एक स्मॉल बॉक्स ये रहा, तो टोटल नंबर कितने हो गए 27। तो ये हो गए 1500/27, तो ये कितने हो गए ऑलमोस्ट 56 इसकी हार्ट रेट होगी। ऐसे निकालनी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर लार्ज बॉक्स के आधार पर हम निकाले, लार्ज बॉक्स के बेस पे पर निकाले, लार्ज बॉक्स के बेस, तो इसका फॉर्मूला है 300 लार्ज बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। तो ये कितना है, ये जूम करके आपको दिखाता हूं, ये जूम कर लिया, ये देख लो एक लार्ज बॉक्स, ये रही आर वेव, ये रही आर वेव, एक लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3 4 5 तो हो गए लार्ज बॉक्स, और एक स्मॉल बॉक्स इधर है, एक स्मॉल बॉक्स इधर है, तो 5 लार्ज बॉक्स प्लस 2 स्मॉल बॉक्स। तो हमने पहले देखा पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू कितना होता है 0.2 लार्ज बॉक्स। कैसे, ये देखो, हाँ, अभी देखा था, ये रहा एक लार्ज बॉक्स इक्वल टू, सॉरी, ये रहा एक लार्ज बॉक्स बराबर 5 स्मॉल बॉक्स, तो एक स्मॉल बॉक्स बराबर 0.2 लार्ज बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया 0.2, तो ये हो गया 5 पॉइंट इंटू 2, तो ये हो गया 0.4, तो हो गया 5.4, 300/5.4, तो ऑलमोस्ट वही 56 आ गया हार्ट रेट। तो ये हमने देखा कि कैसे हार्ट रेट निकाल सकते हैं हम एक क्लाइंट की, कि इस ईजी पेपर को देख के बिना किसी यहाँ पे रिकॉर्ड नोट करे हुए। ये तो हुआ ईसीजी, तो हमने क्या देख लिया ईसीजी पेपर के बारे में, हार्ट रेट कैसे निकाल सकते हैं क्लाइंट की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ईसीजी लीड्स के बारे में। ईसीजी में कौन कौन सी लीड्स प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी लीड क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईसीजी के अंदर 12 लीड होती है। टोटल लीड कितनी होती है, टोटल लीड कितनी होती है 12 है। 12 ऐसी लीड होती है ईसीजी के अंदर, अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करती है। ईसीजी लीड क्या करती है, ये करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पिक करती है। ठीक है, दो प्रकार की ईसीजी लीड्स होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट है बाइपोलर, बाइपोलर, और सेकंड है यूनिपोलर। सेकंड कौन सी है, यूनिपोलर। बाइपोलर में आती है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और यूनिपोलर में भी दो प्रकार की, कौन कौन सी, फर्स्ट होती है यूनिपोलर लिम्स, ठीक है, सेकंड होती है यूनिपोलर चेस्ट लीड। लिम्स वाली होती है एवीआर, एवीएल और एवीएफ, और V1 V2 V3 V4 V5 V6। यूनिपोलर कौन सी हुई, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, V1 V2 V3 V4 V5 V6, और बाइपोलर होगी 1 2 3। तो टोटल कितनी होगी 3 6 6 6 12 है, तो टोटल लीड्स होती है 12 है। ठीक है, ईसीजी आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा, ये रही ईसीजी मशीन। ठीक है,
ये ईसीजी मशीनरी, ये रही आपकी लीड्स, इस प्रकार की लीड होती है, ठीक है। और ईसीजी के अंदर ये रही, ये 1 नंबर लीड आपकी, ये 2 नंबर लीड, 3 नंबर, ठीक है। और ये आपका AVR, AVL, AVF, ये V1, V2, V3, V4, सॉरी V1, V2, V3, V4, V5, ये हो गया आपका V6। तो ये आपकी लीड रही। देखो इस पे भी लिखा हुआ है, स्पीड क्या है पेपर की, 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। तो ये आपकी लीड्स हुई, और ये कलर की होती है। इसमें कलर का इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कलर कोडिंग के बारे में। कलर कोडिंग आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार की कलर कोडिंग इसके अंदर होती है। एक तो होती है अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा आपको कलर कोडिंग पूछ रहे हैं, एक पूछ रहे हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो कौन से कलर कोड के अनुसार पूछ रहे हैं आपको, वो आपको उसके अनुसार आंसर भी देना होगा। जैसे राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी राइट आर्म के अंदर कौन सा कलर है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार राइट आर्म, लेफ्ट आर्म के अंदर ये कलर होते हैं। और IEC के अनुसार राइट आर्म के अंदर रेड, राइट लेग, सॉरी राइट आर्म के अंदर हो गया ये रेड, लेफ्ट आर्म के अंदर हो गया येलो, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। और V1 हो गया रेड, येलो, ग्रीन। ये तो तीनों सेम है, देखो रेड, येलो, ग्रीन, V1 V2 में भी सेम है, और रेड, येलो, ग्रीन में भी सेम है, ठीक है। इसमें राइट आर्म में रेड है, और राइट लेग के अंदर ब्लैक है, और लेफ्ट आर्म के अंदर येलो, लेफ्ट आर्म के अंदर, राइट लेग के अंदर ग्रीन है इसमें। और इसमें व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड है। तो ये आपको याद करना होगा सीक्वेंस के अनुसार। किसी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा, वो याद करने की ट्रिक भी, किसी क्लास में आपको मैं बता दूंगा, है ना, ठीक है। एक आपकी जो सिग्मा चल रही है, सिग्मा रूल ऑफ गरुड़ा, उस क्लास में, किसी भी एक क्लास के अंदर आपको मैं इन सभी याद करने की ट्रिक बता दूंगा। तो इनमें इस प्रकार का ये कलर कोडिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात रही इसके अंदर, ये तो हम देख ली कि V1, V2, V3, V4, V5, V6 है, लेकिन इसके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 1 नंबर लीड आपकी जो होती है, वो होती है राइट आर्म से लेके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है राइट आर्म से लेके लेफ्ट आर्म, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म। ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आपको पहले भी मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने बताया होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है माइनस से प्लस की तरफ आती है। तो ये यहाँ से माइनस ऑलवेज ईयर यही रहेगा। ये राइट साइड में हमने पढ़ा ना, ये आपका हेड है, तो यहाँ से माइनस है, इधर प्लस है। तो आपका फर्स्ट लीड होगी, रिप्रेजेंट करेगी आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, पिकअप करेगी राइट आर्म से लेके लेफ्ट आर्म के अंदर। सेकंड है वो होगी राइट आर्म से लेके राइट फुट, राइट आर्म से लेके लेफ्ट फुट। सेकंड लीड है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेती है आपकी राइट आर्म से लेके लेफ्ट। थर्ड लीड है, ये रही थर्ड लीड, ये आपकी लेती है लेफ्ट आर्म से लेके लेफ्ट, लेफ्ट आर्म से लेके, ठीक है। जब यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो ये वाला राइट आर्म होगा माइनस, ये हो गया प्लस, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहां से इधर की तरफ जा रही है। सेकेंड ECG के अंदर ये वाला लेफ्ट, ये माइनस ही रहेगा, तो इधर प्लस पॉइंट है, तो ये यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहां पर लेके जा रही है। इधर हो गया जैसे कि राइट आर्म हो गया प्लस, सॉरी माइनस, माइनस से लेके जा रही है प्लस की तरफ, ठीक है। और इधर लेके जा रही है माइनस से भी प्लस की तरफ, ये भी माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ पे आ रही है माइनस प्लस की तरफ, ये भी हो गया माइनस। तो ये होगी ECG, ये आपकी फर्स्ट लीड, सेकंड लीड और थर्ड लीड, ठीक है। AVR, AVL, AV आपने देख लिया। ये राइट AVR का मतलब हो गया
AVR, AVR का मतलब हो गया राइट राइट आर्म, AVL का मतलब हो गया राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट आर्म, और AVL फिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ECG की लीड्स। इस प्रकार से ये लीड्स होती है, ये इस प्रकार से आपकी लीड्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, RA LA, RA से LL, LA से थर्ड लीड। ठीक है, ये होगी V1 V2, ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है। प्रेजेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच लीड, या कोई भी एक लीड आ जाती है कि जैसे V4 लीड है कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये इक्वल जो सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस के अनुसार ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है क्लाइंट का इंटरकोस्टल स्टेप, रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल स्पेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। ये है इंटरकोस्टल स्पेस। एक नंबर इंटरकोस्टल स्पेस, 2 नंबर ये आपके राइट साइड क्लाइंट की, ये लेफ्ट साइड 3 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस, 4 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस। क्या देखने के लिए मिला, जो V1 है वो फोर्थ इंटरकोस्टल, ये स्टर्नम है आपका, ये स्टर्नम है। तो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V1 है, तो V1 की प्रेजेंस पूछ ले तो राइट मार्जिन, राइट स्टर्नल मार्जिन, मार्जिन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट। जब भी ECG आप लीड लगाते हो तो यहाँ पे लगानी पड़ती है V2 को। V2 होगी लेफ्ट साइड के अंदर, V2 कहाँ होगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, और लेफ्ट टर्नल मार्जिन। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ सॉरी थर्ड की अगर बात करूं, थर्ड प्रेजेंट होती है बिटवीन V2 एंड V4। तो थर्ड है वो प्रेजेंट होती है V2 और V4 के बीच में प्रेजेंट होती है। ये रहा आपका थर्ड, थर्ड नंबर, ये V2 और V2, ये रही V2 और ये V4 के प्रेजेंट में, बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिफ्थ प्रेजेंट होती है, देखो ये हो गया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ कहां प्रेजेंट हो रही है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकल बोन, ये मिड क्लेविकुलर तो बोलते हैं मिड क्लेविकल लाइन के बीच में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन। ठीक है, और फिफ्थ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये रही फिफ्थ आपकी, फिफ्थ भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट स्टर्नम के साइड में, और एंटेरियर एक्सिलरी लाइन, एंटेरियर एक्सिलरी लाइन, ये रही एक्सिलरी, ये आपके एंटेरियर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटेरियर एक्सिलरी पोर्शन ये होता है आपका, ये एंटेरियर एक्सिलरी, ये मिड एक्सिलरी लाइन, ये एंटेरियर एक्सिलरी लाइन में प्रेजेंट होती है। और 6 आपका प्रेजेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट स्टर्नल के अंदर, लेफ्ट स्टर्नल के साइड में, और मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ये रहा आपका 6 नंबर। तो इनकी प्रेजेंस है, कौन सा आइटम या कौन सी जो लीड है कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ पे आपको इसको पुट करना पड़ता है, उसके बाद में आप ECG लेते हो, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। कलर कोडिंग हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। V1 का भी कलर होता है, कौन सा कलर का, V2 कौन सा, 3 4 5 6 कौन सा कलर कोडिंग है। उसी प्रकार जैसे ये
AVR AVL है, इनका ये क्या लीड फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये रहा, राइट आर्म में कौन से कलर का आएगा, दोनों को याद करना पड़ेगा। आप एक का याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ये मोस्टली हॉस्पिटल में ये यूज में होता है, ठीक है। ये IEC ये प्रकार से, अगर V1 V2 V3 आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार है। तो किसी के अंदर C1 C2 C3 C4 लिखा हुआ रहा है तो ये IEC के पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया लीड्स के, ये आपकी ECG मशीन होगी। ये ECG लीड्स, दो प्रकार की ECG लीड्स होती है, बाइपोलर यूनिपोलर। बाइपोलर में फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है। बाइपोल में का मतलब दो पोल होते हैं इसके अंदर, जैसे ये हमने डिस्कस किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट नंबर, तो ये राइट आर्म से लेके लेफ्ट आर्म, दो पोल के बीच में आ रही है ना ये, इसको बाइपोलर बोलते हैं। यूनिपोलर मतलब एक आपने पिंच कर दी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तो ये यूनिपोलर होगी। यूनिपोलर के बारे में पढ़ा, ये आपको इसी चीज में मैंने बता ही दिया किस प्रकार से होती है। ये आपकी कलर कोडिंग है, ये ECG लीड्स की कलर कोडिंग है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड है, कहाँ प्रेजेंट होती है। ये आपका हो गया V1 V2 V6 का कलर कोडिंग, साथ में ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। उसके बाद में अब बात करेंगे हम, अब हम डिस्कस करेंगे एरिदमिया। एरिदमिया का मतलब इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट। हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाती है, उसको बोलते हैं एरिदमिया। तो रेगुलर कौन सी है, या अबनॉर्मल। अबनॉर्मल या इरेगुलर एक ही बात है। तो अबनॉर्मल तो तब पता चलेगा अब जब नॉर्मल हार्ट की जो रिदम है वो क्या होती है। तो नॉर्मल हार्ट की रिदम को याद करने के लिए ये 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए, ये मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहला पॉइंट है ये, स्लाइड को देता हूं, तो इरिदमिया, अरिदमिया हो रहा है तो रिदम कौन सी है, नॉर्मल रिदम कौन सी होती है के बारे में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। ये एक नॉर्मल में बना देता हूं, ये नॉर्मल हार्ट रेट, ये होगी नॉर्मल अरिदमिया, ये नॉर्मल रिदम, हो गया नॉर्मल रिदम। और इससे ऊपर हो गया ये टेक की अरिदमिया, तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये हो गया रेडी अरिदमिया। तो नॉर्मल रिदम कौन सी होती है ये आपको जब पता रहेगी तभी तो आप अब नॉर्मल के बारे में फाइंड कर पाओगे। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको 3 पॉइंट है नॉर्मल के। तो नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है, नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो है 60 to 100। ये नॉर्मल पॉइंट है। अगर किसी भी रिदम के अंदर ये 3 पॉइंट अगर देखने के लिए मिलते हैं हमें तो इसके मतलब इसकी रिदम है नॉर्मल। के अलावा कुछ देखने के लिए मिलता है इरेगुलर, अभी है रेगुलर। रेगुलर के लिए ये हो गया आपका 100 हार्ट रेट, ये हो गया आपकी 60। तो 60 से लेके 100 के बीच में कोई हार्ट रेट आपको देखने के लिए मिलती है, इसका मतलब ये रेगुलर है, ये नॉर्मल है। दूसरा, हमेशा जो ओरिजिन है, इम्पल्स का जो ओरिजिन है, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इम्पल्स का ओरिजिन है, इम्पल्स या जनरेट है, ओरिजिन, या मैं आपको इसे बोल सकता हूं जनरेट। इम्पल्स ऑलवेज जनरेट फ्रॉम एस ए नोड। इम्पल्स है वो जनरेट होनी चाहिए, शुड बी एस ए नोड्स, एवरी इम्पल्स शुड बी जनरेट फ्रॉम एस ए नोड। दूसरा पॉइंट ये, तब आप बोल सकते हो ये रेगुलर है। थर्ड पॉइंट,
जो इम्पल्स जनरेट होने के बाद में फॉरवर्ड होती है, आगे फॉरवर्ड होती है, वो एक फिक्स जो पाथवे है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तब तो आपकी हार्ट की जो रिदम है वो नॉर्मल है, अदरवाइज अब नॉर्मल। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी हार्ट रेट ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट नॉर्मल है तो आपकी हार्ट भी, आपकी रिदम भी नॉर्मल है। क्या? हार्ट रेट 60 से 100 होनी चाहिए, इम्पल्स है वो जनरेट होना चाहिए ओनली ऑन एस नोड से, और इम्पल्स को फॉरवर्डेशन है वो फिक्स पाथवे में होना चाहिए। फिक्स पाथवे मतलब एस नोड से इम्पल्स का जनरेट हुआ, ये पाथवे है, यहां से पाथवे जाएगा एट्रियम के पास में, एट्रियम के पास में, तो यहां से जाना चाहिए एवी नोड के पास में, एवी नोड से जाना चाहिए बंडल ऑफ हिंज के पास में, उसके बाद में पुरकिंजेस फाइबर, उसके बाद में वेंट्रिकल। ये नॉर्मल पाथवे है तो इसके अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पाथवे के अकॉर्डिंग है तो ये नॉर्मल रिदम है, रेट चल रही है, इसको बोलते हैं। अगर किसी की हार्ट रेट 100 से 150 है उसको बोलते हैं सिंपल टेकिकार्डिया। तो क्या बोलते हैं? सिंपल टेकिकार्डिया। अगर किसी क्लाइंट की हार्ट रेट है वो 100 से 150 के बीच में है तो उसको बोलते हैं सिंपल टेकिकार्डिया। अगर ये हार्ट रेट चली जाती है 200 के बीच में, अगर ये हार्ट रेट 100 150 से 200 250 के बीच में चली जाती है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल टेकी। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल टेकी कार्डिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर बोलता हूं, अगर ये हार्ट रेट आपकी 350 250 से लेके 350 के बीच में रहती है तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर, तो बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल फ्लटर। तो क्या हुआ कि आपकी हार्ट रेट है 100 से 150 के बीच में है तो सिंपल टेकिकार्डिया, 150 से 250 के बीच में तो प्रोक्सिमल टेकिकार्डिया बोलते हैं उसको, और 350 से लेके 250 के बीच में है तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर, और 350 से अबो है तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, को बोलते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको। अगर आपकी हार्ट रेट 60 से 40 के बीच में है तो उसको बोलते हैं माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं? माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। और आपकी हार्ट रेट है 60 से 20 के बीच में तो उसको बोलते हैं मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया, मॉडरेट ब्रेडी कार्डिया। अगर 20 से नीचे है तो उसको बोलते हैं सीवियर ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। तो नॉर्मल इंपल्स, सॉरी नॉर्मल रिदम कौन सी होती है कि नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 हो, और इम्पल्स है वो ओरिजिन होती है या जनरेट होती है फ्रॉम एस नोड से होनी चाहिए, और इम्पल्स फॉरवर्ड होना चाहिए, फिक्स पाथवे जो ये है। दूसरी बात, अगर किसी की हार्ट रेट 100 से 150 के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं सिंपल टेकिकार्डिया, और 150 से 250 के बीच में होती है प्रोक्सिमल टेकिकार्डिया, 250 से 350 के बीच में होती है उसको आर्टेरियल फ्लटर, 350 से अबव होती है उसको बोलते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन, और यहाँ पे माइल्ड मॉडरेट सीवियर ब्रेडिकार्डिया इसको बोला जाता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर ब्रेडिकार्डिया इसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे टाइप्स। एरिथमिया के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? एरिथमिया, एरिथमिया के मैं टाइप्स की अगर बात करूँ, कौन कौन से टाइप्स है? पहला टाइप्स, क्या एरिथमिया एस नोड की वजह से हो सकता है? तो उसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया, साइनस एरिथमिया।
ऐसे नोड के कारण भी एरिदमिया हो सकता है, उसको बोलते साइनस एरिदमिया। दूसरा, क्या एट्रियम के कारण एरिदमिया हो सकता है? हो सकता है एट्रियल एरिदमिया, एट्रियल एरिदमिया। थर्ड है नोडल, एवी नोड के कारण भी एरिदमिया हो सकता है, तो नोडल एरिदमिया या जंक्शनल एरिदमिया। फोर्थ पॉइंट है वेंट्रिकल एरिदमिया, वेंट्रिकल के कारण भी एरिदमिया हो सकता है। फोर्थ पॉइंट ऐसे है जैसे ये हार्ट आपका, इस हार्ट के अंदर ये है एसए नोड, ये एट्रियम, ये एवी नोड, ये वेंट्रिकल, ये तो चारों कारण से एरिदमिया हो सकता है। वेंट्रिकल के ऊपर जो एरिदमिया होता है उसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर एरिदमिया, ठीक है, इसको बोलते सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिदमिया। साइनस एरिदमिया में क्या क्या हो सकता है? साइनस एरिदमिया के अंदर बात करें तो साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया के अंदर क्या होता है इसका ये है, साइनस टेकिकार्डिया में क्या होता है कि जो सेकंड और थर्ड पॉइंट तो होता है नॉर्मल, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो अबनॉर्मल होता है, तो बोले साइनस टेकिकार्डिया। इसके अंदर केवल हार्ट रेट इंक्रीज होती है 100 से अब। दूसरा साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, हाँ साइनस ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। कैसे? अगर इसकी हार्ट रेट नीचे रहती है बिलो 60, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट सेकंड है और थर्ड नॉर्मल होता है। एक होता है सिक्स साइनस सिंड्रोम, सिक्स साइनस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, तो साइनस टेकिकार्डिया का मैं बता दूं, जो नॉर्मल हार्ट रेट ये है, ये नॉर्मल हार्ट रेट है क्लाइंट की। इस नॉर्मल हार्ट रेट के अंदर क्या है कि टेकिकार्डिया देखने के लिए मिलेगा। कैसे? ये ईसीजी इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है, तो इस प्रकार से ईसीजी देखने के लिए मिलेगी। इसमें साइनस टेकिकार्डिया हो गया, और साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये नॉर्मल हार्ट रेट कम हो जाएगी, इसकी हार्ट रेट ज्यादा है, इसकी कम हो जाएगी। सिक्स साइनस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? सिक्स साइनस सिंड्रोम का मतलब होता है कि कभी कभी तो हार्ट रेट, जो ऐसे नोड है वो इतनी इम्पल्स जनरेट करता है कि कभी कभी तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, कभी कभी तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। इसको सिक्स साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। कैसे? जैसे ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी ब्रेडिकार्डिया आ गया, ठीक है, ये सिक्स साइनस सिंड्रोम आपको बता दूँ। सिक्स साइनस, सिक्स साइनस सिंड्रोम क्या होता है? ये आपकी नॉर्मल हार्ट रेट थी, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल हार्ट रेट थी, जिसमें क्या हुआ, सिक्स साइनस हो गया, मतलब ये हो गया आपकी हार्ट रेट पी क्यू आर एस टी में चल रही थी, चलती चलती क्या होगी, रेडी, रेडी आ रहा है, ये ब्रेडी हो गया, और अब क्या हो गया इसमें, एक ही, तो ये इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम, सिक्स साइनस सिंड्रोम। दूसरी बात करें तो ये होगी एट्रियम, एट्रियम एरिदमिया, हाँ एट्रियम एरिदमिया भी देखने के लिए मिल सकता है। कैसे? तो ये है आपका एट्रियम एरिदमिया। एट्रियम एरिदमिया एक तो होता है, लिख लेना, नोट कर लेना, आपको एट्रियम एरिदमिया में बात कर रहे हैं, आर्टियल फ्लटर, जिसकी हार्ट रेट हमने बताई थी 250 से अबो है, और इसके अंदर देखो ये नॉर्मल ईसीजी है, ये ये आपका पी वेव, यू आर एस टी वेव, ये आपका टी वेव, फिर यहाँ से देख लेते हैं,
कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेते हैं। तो ये होगी जैसे कि ये है आपकी पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये आ गया आपकी टी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव क्यूआरएस टी। तो ये क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पी वेव रिपीट हो रही है। तो इसके कारण से क्या होता है कि एट्रियम है, ये रहा एट्रियम, एट्रियम के अंदर किसी प्रकार का कोई फोकाई से जनरेट हो गया, फोकाई क्या हो गया जनरेट, जो एक इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, वो बार बार इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये पी वेव जनरेट कर रहा है बार बार, क्योंकि ये फोकाई कोई जनरेट हो गया एट्रियम के अंदर। बाकी जो चल ये नॉर्मल है, ये यहाँ से नॉर्मल जा रही है ये, लेकिन ये जो जनरेट हो रहा है बीच बीच में, इसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। इसको ये जो देखने के लिए मिलता है आपको, तो आप घर में यूज में करते हो, आरिस टाइप की कोई चीज आती है ना, उसको बोलते हैं शोटूथ। प्रकार की प्रेजेंटेशन किस में देखने के लिए मिलते हैं, ये स्किल वो है एट्रियल फ्लटर में देखने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब ही होता है, ये क्या है, ये क्या है, कितने, इसमें तो दो, एक या दो देखने के लिए मिल रहा था एक्स्ट्रा पी वेव, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल मल्टीपल फोकाई का जनरेशन हो जाता है, जनरेट हो जाती है, मल्टीपल फोकाई का जनरेट होती है फ्रॉम एट्रियम से। इसके कारण से मल्टीपल पी वेव देखने के लिए मिलती है, ये पी वेव, ये पी वेव, पी वेव, पी वेव, फिर नॉर्मल पी वेव, क्यू आर एस टी, फिर पी कोआर्स स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ये इसी है एट्रियल फिब्रिलेशन की, ये है एट्रियल फ्लटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नोडल एरिथमिया। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं वेंट्रिकल एरिथमिया। वेंट्रिकल में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, ये है वेंट्रिकल टेकी, वीटी जिसको बोलते हैं। वीटी भी दो प्रकार की होती है, ये मैं किसी, जब एमएसएन की क्लास स्टार्ट होगी उसमें इसी चीज को और आ जाता आपको डीप में बताया जाएगा, ठीक है। अभी मैं बता दूं वीटी भी वीटी है, ये वीटी में क्या, ये है वी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने के लिए मिलता है, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में भी आपको पी वेव एब्सेंट मिल रही है, कहाँ पी वेव देखने के लिए मिल रही है, ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर पी वेव एब्सेंट रहती है, पी वेव एब्सेंट है। लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि वाइड हो गया। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है मैंने अभी बताया, देखो आपको ये चीज है वो आपके बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये होता है 0.1 सेकंड का, ये 0.1 सेकंड का, ये होता है 0.1 सेकंड का, ये 0.1, 0.2, 0.2 सेकंड, टोटल होगी 0.8 सेकंड। तो के अंदर क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने सेकंड का होता है, सेकंड का, ठीक है। तो ये मोर देन 0.14 सेकंड से ज्यादा होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है। इस प्रकार की ईसीजी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, इसमें भी पी वेव एब्सेंट होती है, लेकिन इसकी वेव है वो देखो कोआर्स, कोआर्स प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसकी हार्ट रेट रहेगी टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, ठीक है। इसकी हार्ट रेट रहेगी अबो 35, 300 to 350 अबो रहेगी इसकी हार्ट रेट, 50 अबो रहेगी, ठीक है। तो ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब है नोडल। ये नोडल एरिथमिया क्या होता है, नोडल का मतलब एवी नोड के अंदर कोई मिस्टेक आ गई। एवी नोड में कैसी मिस्टेक आ सकती है, जैसे ये है एवी नोड, ये है एट्रियम, ये है कार्डियक सिस्टम, ये एसए नोड, ये एवी नोड। एवी नोड क्या करता है, डिले सेंटर है। तो नॉर्मल डिले मैंने आप डिले सेंटर क्या होता है इसके बारे में सब कुछ मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर बता रखी है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में उसमें वहाँ पे देख लेना, किसी को नहीं समझ में आ रहा था ना। तो एवी नोड का काम क्या है, डिले कंडक्शन। जैसे यहाँ से इम्पल्स आ रही है, ये इसको डिले कर देगा हल्का सा, और ये आ गई इम्पल्स वापस। जब नोडल एरिथमिया हो जाता है, मतलब इस एवी नोड में से कुछ मिस्टेक हो जाती है, जो क्या करती है इम्पल्स को आगे नहीं लेके जाती, इम्पल्स को आगे
नहीं लेके जा रही है, उसको बोलते हैं एवी नोड हर्ट ब्लॉक। हर्ट ब्लॉक हो गया, क्या बोलते हैं, हर्ट। हर्ट ब्लॉक का मतलब अगर कंडक्शन है वो एवी नोड से आगे नहीं जा रहा, बोला हर्ट ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में भी कई प्रकार के, फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। पहले इतना जा रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डिग्री मतलब इतना ही ब्लॉक हुआ है कि ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, लेकिन इम्पल्स आगे जनरेट हो रही है। पहले यहाँ पे माना कि यहाँ पे 0.2 सेकंड लग रही है, अब 0.4 सेकंड लगेगी। तो इसका मतलब मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक यहाँ हुई है। देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, मैं आपको बता, ये पी वेव है, ये क्यू है, आर है, एस है, टी वेव। तो एवी नोड, कौन सा एवी नोड है, एवी नोड है ये एवी नोड का डीपोलराइजेशन यहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पी आर इंटरवल क्या हुआ यहाँ से, ये रहा पी आर, बिगिनिंग ऑफ पी वेव से लेके एंड ऑफ क्यू, बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि एट्रियम एस से नोड से इम्पल्स जनरेट होके वेंट्रिकल तक पहुंचने का जो टाइम है उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। ये क्या है, वेंट्रिकल तक इम्पल्स, जो नॉर्मल इम्पल्स जिसका टाइम था 0.20 सेकेंड, वो अब क्या उस टाइम पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो वो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज 0.20 सेकेंड, 22 सेकेंड से भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिले आ रहा है, पी आर इंटरवल इंक्रीज होता है। जिससे ये नॉर्मल हार्ट रेट है, ये किसी क्लाइंट की नॉर्मल हार्ट रेट है, लेकिन अब जो देखने के लिए मिलेगी हार्ट रेट, वो देखने के लिए मिलेगी ये नॉर्मल हार्ट रेट है। ठीक है, लेकिन अब जो हार्ट रेट देखने के लिए मिलेगी वो इस प्रकार की हो जाएगी। पी आर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड, पी आर इंटरवल बढ़ जाता है, पी आर इंटरवल बढ़ा दो, ये हो गया, ये नॉर्मल बढ़ गया, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपने देखा पी आर इंटरवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, पी आर इंटरवल इंक्रीज बढ़ा हुआ मिलता है 0.5 सेकेंड से भी ज्यादा। दूसरा आता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक इसमें दो प्रकार का होता है, तो बोलते हैं मोबिड फर्स्ट और मोबिड सेकेंड। मोबिड फर्स्ट में क्या होता है, मोबिड फर्स्ट में क्या होता है कि पी आर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट डिग्री में तो क्या हो रहा था, पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ था लेकिन फिक्स था, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, कॉन्स्टेंटली पी आर इंटरवल बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, मिलेगा कैसे, जैसे ये ईसीजी है, ये आपकी नॉर्मल कोई ईसीजी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल बढ़ता है, कैसे, ये पी आर आप नोटिस करना, इसमें प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल, प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल इंक्रीज, प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, और फॉलोड बाई अपसेंट हो रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जैसे इसके नॉर्मल देखना आप, ये हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू वेव, टी वेव, फिर ये पी वेव। अब देखो ये पी आर इंटरवल आपको पहले से बढ़ावा मिलेगा, ये टी वेव, पी वेव, तो नेक्स्ट ये और बढ़ावा मिलेगा, ये अब क्या हुआ, यहाँ से गायब ही हो गया। ये देखो पहले पी आर इंटरवल कितना था, एक सेकेंड पेन चेंज करता हूँ, ये पी आर इंटरवल पहले
अब कितना हुआ, से बड़ा हुआ है। प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल लेंथ है वो बढ़ रही है देखो, और एक ऐसा समय आया जहां पे पी आर इंटरवल फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अब इसको बोलते हैं 2 डिग्री हर्ट ब्लॉक या मोबिट फर्स्ट। सेकंड है या थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक को बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं मोबिट सेकंड। मोबिट सेकंड इसमें क्या होता है कि इम्पल्स, जैसे ये मैंने बताया कि ये नॉर्मल एवी नोड का काम है इम्पल्स को डिले करना, लेकिन फर्स्ट ये है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि डिले तो होती है लेकिन कम डिले होती है, ये होगी। फिर ये हो गया सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री में और ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन ये थर्ड डिग्री यहाँ पे क्या है कि परमानेंट ही बंद हो गया। अब एवी नोड से आगे इम्पल्स जा ही नहीं रही है। तो क्या एवी नोड से आगे इम्पल्स नहीं जा रही, तो क्या एवी नोड से आगे की जो वेव है वो रिप्रेजेंट होगी? नहीं होगी। ये रहा आपका पी, ये नॉर्मल ईसीजी में बना दिया। ये आपका पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया, ये एवी नोड हो गया। क्या इससे आगे आपको इम्पल्स देखने के लिए मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। इसको कंप्लीट थर्ड डिग्री हेड ब्लॉक या कंप्लीट हेड ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, कंप्लीट हेड ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। क्या इसके आगे वेव देखने के लिए मिलेगी? नहीं। तो क्या देखने के लिए मिलेगा? तो जब इसके जब ये क्या ये देखने के लिए मिलेगा, ये पी वेव भी तो आएगी, ये टी पी वेव फिर से आ गई, ये पी वेव आ गई, पी वेव आ गई। ऐसे देखने के लिए मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या करेगा, हार्ट के अंदर कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स है इसके अंदर एक फोकाई जनरेट होगा जो काम करेगा एज ए नोड। कैसे? तो क्या ईसीजी देखने के लिए मिलेगी? ईसीजी हमें देखने के लिए मिलेगी ये आपकी ईसीजी, जो ये ईसीजी थी आपकी, वो अब किस प्रकार की देखने के लिए मिलेगी? वो देखने के लिए मिलेगी ये पी वेव आई, लेकिन क्या अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा? नहीं आएगा। तो ये पी वेव गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खाली। लेकिन अब क्या हुआ, ये हो गया वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से क्या हुआ, पी वेव का जनरेट हुआ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, पी वेव आई, लेकिन ये फिर से पी वेव आई जो एस नोड से जनरेट हुई है अब, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन फिर वेंट्रिकल के वन से पी वेव आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, पी वेव आई, तो फिर वेंट्रिकल में पी वेव आई, ये खाली। तो क्या जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो अब जो वेंट्रिकल की हार्ट रेट जनरेट कर रहा है वो 15 से 30 पर मिनट ही होगी। लेकिन पी वेव नॉर्मल है, पी वेव नॉर्मल है, लेकिन ये हार्ट रेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के वेंट्रिकल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पेशेंट क्लाइंट जाएगा कहीं ना कहीं डेथ, या इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा आज, ये आपने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ये हमने डिस्कस किया गया एरिदमिया के टाइप्स के बारे में, एरिदमिया क्या होता है, एरिदमिया के बारे में, टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये एट्रियल फ्लटर देखा हमने, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, और एरिदमिया कौन क्यों एरिदमिया के बारे में हमने देखा, टाइप्स देखे इसके एरिदमिया। तो नॉन एरिदमिया क्या होता है, या रेगुलर या नॉर्मल रिदम क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल रिदम के बारे में हमने डिस्कस किया। ये ईसीजी लीड्स के बारे में देखा। ठीक है, ये आपका पेपर हो गया ईसीजी, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये आपकी ईसीजी हो गई कंप्लीट, ईसीजी हैज बीन कंप्लीट। होप आपको ईसीजी का ये लेक्चर, ये 3 लेक्चर ईसीजी के लेक्चर लेके आपको होप ईसीजी को कुछ ना कुछ रीड करने में हेल्प मिली होगी। और ईसीजी आप ऐसे रीड नहीं कर पाओगे, आप कंटिन्यूस क्या करना कि ईसीजी देखते रहना, आपको ऑटोमेटिकली ईसीजी समझ में आ जाएगी। बेसिक आपने देखी कि ईसीजी के क्या बेसिक्स हैं, ईसीजी पेपर्स क्या होता है। ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस वेव, ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको सब कुछ पता चल गया है। तो होप आपको अभी आपके पास में एक ईसीजी का मैं रिप्रेजेंट करूं, ईसीजी पेपर आपके सामने ला दिया जाए, उसको रीड करने के लिए बोला जाए कि किस प्रकार की डिजीज है या किस प्रकार का आप उसमें, होपफुली आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।